हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर ऑफ क्लास 12th में नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ व्हाट, पॉपुलेशन। अब हमें देखना है कि एक पॉपुलेशन को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं पॉपुलेशन के लिए। सबसे पहले तो यू शुड नो कि जो इंडिविजुअल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वही मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। एंड एट लास्ट कम्युनिटी मिलकर क्या बनाते हैं, एक बायोम, जैसे कि एक डेजर्ट हो गया या पोलर रीजन हो गया, टुंड्रा रीजन हो गया, दोज ऑल आर कम्स अंडर बायोम। नाउ पॉपुलेशन यानी कि इंडिविजुअल से मिलकर एक पॉपुलेशन बनता है। अगर हम एक इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में डिफरेंस देखें तो क्या होता है कि पॉपुलेशन में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, जबकि यहाँ पे वो एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। इंडिविजुअल में हम काउंट करते हैं कि कितनी बर्थ हुई, कितने इंडिविजुअल का बर्थ हुआ, कितने इंडिविजुअल की डेथ हुई, जबकि पॉपुलेशन में हम काउंट करते हैं व्हाट इज़ द बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ द डेथ रेट। आप न्यूज़पेपर में सब जगह भी हम यही देखते हैं कि क्या है बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, क्योंकि हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। देन इंडिविजुअल में हम मेल या फीमेल ऐसे देखेंगे, जबकि पॉपुलेशन में हम बात करते हैं सेक्स रेशो, कि मेल और फीमेल का रेशो क्या है, उस कंटेक्स्ट में बात करते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है कि सपोज किसी एक एरिया में 20 पीपल हैं, कुछ टाइम में ही वहाँ पे 8 पीपल और का बर्थ हो गया, ठीक है। अब मैं उसकी अगर बर्थ रेट निकालना चाहूँ तो क्या होगा, कितने पीपल बॉर्न हुए, 8, ओरिजिनली कितने प्रेजेंट थे, 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, सो ये कितने हो गए, 40%। परसेंट की रेट में निकाले तो परसेंट की रेट में भी निकाल सकते हैं, दिस इज दी बर्थ रेट। ऐसे डेथ अगर देखा कि 40 पीपल है, उसमें से 4% की डेथ हो गई है, तो कितनी की डेथ हुई, 4%। ओरिजिनली क्या नंबर था, 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना हो गया, 22 ज़ा 40, 5 ज़ा 100, फिर इससे ये काटा, यानी कि 10% क्या है, बर्थ रेट है। तो इस तरह से बर्थ रेट या डेथ रेट है, तो इस तरह से बर्थ या डेथ रेट आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है। ओके, नाउ इसी के बेसिस पे एक नाम दिया है, दैट इज द एज पिरामिड। अगर मैं एक पॉपुलेशन को हम देखेंगे तो उसमें हमें बच्चे भी मिलेंगे, उसमें यंग पीपल भी मिलेंगे, उसमें ओल्ड पीपल भी मिलेंगे। उन सब की अगर हम अलग अलग एज को एक डिस्ट्रीब्यूट करें ग्राफ के प्लॉट पे, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, जिसको हम बोलते हैं पिरामिड्स, तो वहाँ पे किस तरह का पिरामिड मिलेगा। सो यहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया गया है। नाउ उनके बेसिस पे 3 तरह के पिरामिड वी गेट। वन इज कॉल्ड द एक्सपेंडिंग पिरामिड, वन इज स्टेबल एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग। देखो क्या क्या है, 3 अलग अलग स्टेज है, बच्चे, जवान, बूढ़े, ठीक है, हिंदी में बात करें तो। सो यंग पर्सन जो है, जो चिल्ड्रन है, उनको हमने बोला प्री रिप्रोडक्टिव कैटेगरीज। प्री रिप्रोडक्टिव क्यों, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, आगे यंग वन जनरेट नहीं कर सकते। नाउ देन व्हेन दे आर यंग, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव बिकॉज दे कैन डू रिप्रोडक्शन। एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव, अगेन रिप्रोडक्शन के बाद की एज, दैट इज द ओल्ड एज। तो अगर यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव यानी बच्चों का नंबर ज़्यादा है, यानी कि उनके एज वाले पर्सन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, देन यंग पीपल है एंड देन ओल्ड पीपल, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट जब जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन किससे आएगी, बच्चों से ही आएगी, ओल्ड पीपल से तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी, राइट। यही बच्चे जो है आगे रिप्रोडक्टिव जब होंगे तो इनसे ही हमें नेक्स्ट जनरेशन आएगी, यानी कि ये वाला नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा नेक्स्ट पॉपुलेशन हमारे पास होगी। सो दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग, कि एक्सपैंड हो रही है, जितने ज़्यादा बच्चे हैं उतना ही ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है। नाउ स्टेबल में क्या दिखाया है कि जितने ही बच्चे हैं उतने ही राइट नाउ यंग है, इस टाइम पे जितने बच्चे हैं उतने ही यंग है, एंड ओल्ड एज से कम ही है। अब इसमें नेक्स्ट जितने भी बच्चों से रिप्रोडक्शन होकर जनरेशन भी आएगी वो उतनी ही होगी जितनी रिप्रोडक्टिव यानी कि यंग जो पीपल है उनके बराबर ही है ये। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टेबल, कि नेक्स्ट जनरेशन भी ऑलमोस्ट इसी नंबर के इक्वल रहेगी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टेबल। नाउ द थर्ड वन इज डिक्लाइनिंग, वाई, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं प्री रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है वो छोटी है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है एंड ओल्ड पीपल कम है। अब आप क्वेश्चन बोलोगे मैम रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो इसको एक्सपेंडिंग होना चाहिए, नो, हम बात करें कि अब इसकी नेक्स्ट जनरेशन की इस पे डिपेंड कर रही है, बच्चों पे डिपेंड कर रही है। बच्चे कम है, यंग मतलब चिल्ड्रन कम है, सो ऑब्वियसली ये आगे की पॉपुलेशन राइट नाउ जो ये रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उससे कम ही होगी, हैंस इट इज़ कॉल्ड डिक्लाइनिंग। तो इस तरह से 3 आते हैं। आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं,
आपको ये प्रेजेंटेशन, ये पिरामिड दिया, उसके बेसिस पे यू विल बी आस्क्ड ये कौन सा वाला पिरामिड है, वेदर इट इज एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, यू कैन बी आस्क्ड लाइक दिस। ओके, नाउ अगर हम एक पॉपुलेशन का पूरा कंसीडर करें तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज, कि एक साइज, एक पॉपुलेशन का साइज कितना है। अब अगर एक पॉपुलेशन के साइज को देखें, सपोज किसी जगह का हमने देखा कि वहाँ का पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, तो हमें किस चीज़ों के बारे में बताएगा, उस एरिया की किस किस चीज़ों के बारे में बताएगा। इट टेल्स अबाउट द आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन विद अनदर स्पीशीज़, ये हमें बताएगा कि उस एरिया में एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी के साथ कितना लेवल का कंपटीशन हो रहा है, कितना नहीं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम मिलेगा। सो इट टोल्ड द आउटकम, कंपटीशन के बाद अब कितने लोग बचे हैं, वही एक्चुअली पॉपुलेशन हुई। जो कंपटीशन के बाद बचे, जितने भी फिट होंगे वही बचेंगे कंपटीशन के बाद, राइट। इट ऑल्सो टेल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर। प्रेडेटर कौन होते हैं, जो शिकार करते हैं, प्रे को ये खाते हैं। तो प्रेडेटर यहाँ पे ये बताएगा कि प्रेडेटर का यहाँ इस वाले जगह में, इस एरिया में कितना इम्पैक्ट है, उसी के हिसाब से पॉपुलेशन साइज होगा। सपोज पॉपुलेशन साइज बहुत कम है, दैट शोज कि प्रेडेटर बहुत ज़्यादा है और उन्होंने प्रेज को खा लिया है, तो इसलिए पॉपुलेशन का साइज बहुत कम है। नाउ द थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन। इट ऑल्सो शोज पॉपुलेशन साइज शोज कि कितना पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन वहाँ पे हुआ है। ज़्यादा एप्लीकेशन हुआ है तो पॉपुलेशन साइज कम होगा, कम एप्लीकेशन हुआ है तो पॉपुलेशन साइज बड़ा हो सकता है, और ये वाइस वर्सा भी रह सकता है। ओके, नाउ साइज ऑफ अ पॉपुलेशन कुड बी लेस देन 10। किसी भी पॉपुलेशन, किसी जगह का पॉपुलेशन का साइज काउंटेबल हो सकता है, मतलब वी कैन काउंट द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है साइबेरियन क्रेन्स, जो भरतपुर में साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, सिलेक्टिव क्रेन्स ही आते हैं। सो वी कैन काउंट दोज नंबर्स, वी कैन काउंट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड वी कैन टेल कि व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज ऑफ दैट एरिया। बट when we count for some microbes like Chlamydomonas in a pond, if we are going to count Chlamydomonas in a pond, are you able to count? Will you be able to count? No, I don't think so. We are able to count क्योंकि वो मिलियंस में प्रेजेंट है, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट। ऐसे अगर एक सी में आप फिशेस को काउंट करने लगोगे तो आप क्या काउंट कर पाओगे, नहीं काउंट कर पाओगे। तो वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ पे हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करते हैं। कैसे करते हैं कि सपोज मुझे एक पूरे सी या किसी एक एरिया का पॉपुलेशन जानना है, तो पूरे एरिया का पॉपुलेशन काउंट करना इज़ नॉट अ पॉसिबल टास्क। तो हम क्या करेंगे, सी में एक छोटे एरिया या जगह जगह से 4-5 छोटे छोटे एरिया की फिशेस लेकर उन्हें तो काउंट कर सकते हैं। एंड व्हाट वी डू, फिर वो सारे फिशेस को काउंट करके उनका एवरेज निकाल के उसके बेसिस पे वी कैन टेल कि इस सी में कितनी फिशेस हो सकती है। तो वी कैन find a relative population density rather than actual population density. So relative population density actual में उसका नंबर बता सकती है। समझ में आ रहा है? ओके, लाइक टाइगर रिजर्व्स, ये टाइगर सेंसेस, जो टाइगर रिजर्व, जो बड़े बड़े टाइगर रिजर्व्स हैं, अब वहाँ पे क्या पॉसिबल है टाइगर्स को काउंट करना, इंडिविजुअल टाइगर्स को काउंट करना? नो। हम क्या करते हैं वहाँ पे, वी काउंट दी पग मार्क्स, उन टाइगर के पग, उनके पैरों के मार्क्स कितने हैं, एज वेल एज उनका फीकल पैलेट कितना मिल रहा है। उसके बेसिस पे वी जस्ट फाइंड आउट अ रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, एक अंदाजे के बेसिस पे वी काउंट कि इतने नंबर टाइगर हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी काउंट दी पॉपुलेशन डेंसिटी। समझ आ रही है ये बात? अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ, किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए क्या क्या पैरामीटर्स है उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। बिकॉज क्या है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग, वो बार बार चेंज होती रहती है। बहुत सारे पैरामीटर्स है जो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते रहते हैं। हो सकता है इसी एक कॉलोनी में 100 पीपल रहते हैं, कुछ टाइम बाद या एक साल बाद हो सकता है कि उस कॉलोनी में 110 पीपल हो, या हो सकता है कि 90 पीपल हो गए। तो पॉपुलेशन साइज इक्वल है? नो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब यानी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो उसमें कौन से पैरामीटर्स है जो इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ग्रोथ के लिए पैरामीटर क्या है, दैट इज द नैटिलिटी। नैटिलिटी यानी क्या होता है, दैट इज द बर्थ रेट, कि
किसी एक पॉपुलेशन, अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के लिए एक पॉपुलेशन ले रही हूँ। सपोज कि कोई कॉलोनी है जहाँ पे 20 पीपल ऑलरेडी रह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर विद इन अ टाइम, सपोज मैंने 1 साल का टाइम लिया, 1 साल में वहाँ पे 4 बर्थ हो गए, ठीक है, तो वो क्या हो गई, वहाँ की नेटिलिटी हो गई कि इतने 4 बर्थ वहाँ पे हो गए। अब बर्थ हुआ तो वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ा या कम हुआ, डेफिनेटली 20 से 24 हो गया पॉपुलेशन साइज। तो ये क्या कर रहा है, उसको प्लस इफेक्ट दे रहा है। मोर्टेलिटी यानी कि डेथ, अब सपोज उस एरिया में, उस वाली कॉलोनी में 20 में से 2 पीपल मर गए, डेथ हो गई है, तो अब उससे क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन साइज बढ़ी या कम हो गई, कम हो गई। इमिग्रेशन यानी कि कमिंग, मतलब कि कम, और कमिंग आप कह सकते हो कि अब सपोज उसी कॉलोनी में 1 साल में 4 लोग और बाहर से रहने आ गए, ठीक है, कुछ नए लोग उस सोसाइटी में बाहर से रहने आ गए, तो अब उसकी पॉपुलेशन 20 + 4 जो बाहर से आए 24 हो गए। तो ये भी क्या कर रहा है, उस पॉपुलेशन साइज को बढ़ा रहा है। एंड ई माइग्रेशन यानी कि गोइंग, यानी कि अब हो सकता है विद इन 1 ईयर वहाँ से 3 फैमिली जो है या 3 पर्सन वहाँ से निकल कर चले गए सोसाइटी से और कहीं और शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो उसका साइज़ क्या हो गया, कम हो गया पॉपुलेशन का। 20 में से 3 चले गए, 17 ही बचे, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को प्लस या बढ़ाने के लिए नेटिलिटी और इमिग्रेशन तो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाता है, मोर्टेलिटी एंड ई माइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करता है। तो सपोज एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, नेटिलिटी होगा तो प्लस इफेक्ट देगा, मोर्टेलिटी होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट। ई माइग्रेशन दैट इज प्लस, सॉरी, इमिग्रेशन प्लस एंड ई माइग्रेशन माइनस। तो एक पॉपुलेशन की डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, यानी 1 साल के बाद उसकी जो पॉपुलेशन होगी उसको हम डिनोट करते हैं NT+1। NT एट टाइम 0, ठीक है, टाइम 0 की जब मैंने शुरू में देखा उस पॉपुलेशन कितनी थी, 20 थी, और अब उसकी पॉपुलेशन 1 साल के बाद कितनी हुई, दैट इज NT+1। किस पे डिपेंड करेगा, ये 4 फैक्टर्स पे, बर्थ प्लस इमिग्रेशन, ये दोनों तो प्लस होते हैं, माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन, डेथ प्लस ई माइग्रेशन। टोटल यहाँ पे जितने भी बढ़े और टोटल कम हुए, उस पूरे 1 साल में बर्थ भी हुआ, डेथ भी हुआ, बाहर से लोग रहने भी आए और यहाँ से कुछ लोग बाहर रहने चले गए, उसके ओवरऑल जितने भी नंबर बढ़े, सपोज इन सब का कैलकुलेशन निकल के आ रहा है कि टोटल 3 नंबर बढ़ ही गए, प्लस में ही हो गए, तो वो उसकी होगी, ये 1 साल के बाद की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 23। तो दिस इज आवर पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्टेड और पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्टेड बाय 4 पैरामीटर। ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, आगे चले। अब इसके बेसिस पे 2 तरह के ग्रोथ मॉडल दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताता है, उसके थ्रू हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। 2 तरह के ग्रोथ मॉडल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये क्या है, थोड़ा सा आइडियलिस्टिक कंडीशन बताता है। क्या बताता है कि ऐसी कंडीशन की, ऐसी जगह जहाँ पे जो रिसोर्सेज है, फूड की अवेलेबिलिटी हो, कभी भी ख़त्म नहीं हो, अनलिमिटेड हो। ये तो आइडियल कंडीशन हो गई। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि फूड कभी भी ख़त्म ना हो, कभी तो ख़त्म होगा, कभी तो हमारे अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज है कभी तो वो ख़त्म होंगे। लाइक ऑयल हम देखते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये भी रिसोर्सेज क्या है, कभी ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज, ये अनलिमिटेड नहीं है। तो ये तो क्या बता रहा है, एक आइडियल कंडीशन बता रहा है, और उसमें क्या कर रहा है कि वो जो ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव कर रहा है वो भी अपना मैक्सिमम कैपेसिटी दिखा रहा है ग्रोथ करने में, ठीक है। तो उस केस में क्या इक्वेशन दी गई, dN/dt पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t इज व्हाट, बर्थ माइनस डेथ। इसको कंबाइंडली रिप्रेजेंट करते हैं r से इंटू n। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, Rn, like this we can write। यहाँ पे R क्या है, that is the intrinsic rate of natural increase। नेचुरली वहाँ पे कितने बर्थ हो रहे हैं, कितने डेथ हो रहे हैं, उसके बाद ओवरऑल उस पॉपुलेशन का कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉट एवर इज टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड R। ध्यान रखना R क्या हो है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डज R मीन, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, याद रखना। ओके, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है R की, लाइक नॉर्वे रैट की 0.015,
फ्लोर बीटल 0.12, ह्यूमन की 1981 में जो कैलकुलेट किया गया था दैट वाज दी 0.0205। ये कुछ रेट है कि इस रेट पे नंबर इंक्रीज हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन का, ठीक है। अगर इसको हम बेसिस पे, ठीक है, बेसिस पे बताना चाहे तो कैसे बता सकते हैं, ठीक है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, पर बेसिकली हम इसको स्टडी करते हैं, इस इक्वेशन को। समझ आ रही है ना। लॉजिस्टिक, ये बात कर रहे हैं लॉजिकली कि भाई लॉजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सोर्सेज कभी ख़त्म ही ना हो। ये कह रहा है कि रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्स में यहाँ पे जब उनकी ग्रोथ देखी गई किसी भी पॉपुलेशन की, उसमें अलग अलग फेजेस मिले। वन फेज इज कॉल्ड लैग फेज। लैग इज द इनिशियल फेज, जब पॉपुलेशन बस ग्रो करना शुरू कर रही है, कि सपोज किसी एक कॉलोनी, एक नई कॉलोनी बनी, ठीक है, अब वहाँ से लोग आ रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रो करना शुरू कर रही है। इनिशियली वेरी स्लो, फिर लॉग में बहुत फास्ट ग्रो होने लग जाती है। डेक्लेरेशन अब वहाँ पे थोड़ा सा नीचे जा रहा है ग्राफ, और एसिम्प्टोट क्या होता है, यहाँ पे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पॉपुलेशन में बढ़ भी नहीं रही है, कम भी नहीं हो रही है, स्टेशनरी फेज में चली गई। एसिम्प्टोट क्या दिखाता है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी को दिखाता है, विच इज डिनोटेड बाय के। ये के भी याद रखना। कैरिंग कैपेसिटी का सिंबल क्या है, के। क्या होती है कैरिंग कैपेसिटी? कैपेसिटी जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपना मैक्सिमम शो कर सकता है, मैक्सिमम ग्रोथ कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद अब उसके पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि वो उसके ज़्यादा ऊपर ग्रोथ कर सके, दैट इज द मैक्सिमम सैचुरेशन यू कैन से, दिस इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। किसी पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी एक मैक्सिमम रेट होती है, उसके आगे बियॉन्ड दैट वो ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। समझ आई कैरिंग कैपेसिटी? तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, यही इक्वेशन है। साथ में ये और ऐड कर दिया के माइनस एन अपॉन के। नाउ अगेन आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ओके। तो अगर हम इनके ग्राफ को देखें, ठीक है, क्या देखें हम, अगर इनके ग्राफ को देखा जाए, दोनों को मैं एक ही साथ पुट करती हूँ ग्राफ को, तो यहाँ पे ये तो क्या है, दिस इज दी कैरिंग कैपेसिटी, सॉरी कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज के। अब लॉजिस्टिक ग्राफ क्या होता है, यहाँ जाता है और इस पर मैक्सिमम ग्रोथ करना बंद कर देता है, दिस इज द एसिम्प्टोटिक फेज। यहाँ क्या होती है, दिस इज लैग फेज, लॉग फेज, और उसके बाद एसिम्प्टोट हो गया, अब मैक्सिमम कैरी कैपेसिटी को उसने रीच कर लिया। इसको कैसे डिनोट करेंगे, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ये इक्वेशन प्लीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। एंड एक्सपोनेंशियल का कर्व कैसा मिलता है हमको, दिस इज द जे शेप। कैसा मिलता है, ये शेप भी याद रखना, दिस इज द सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, या एस शेप कर्व। देखो ना, एस दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से, एंड दिस इज जे शेप कर्व, दिस इज एक्सपोनेंशियल, और उसकी इक्वेशन क्या हुई, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। अब देखो इसमें नंबर हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ कैरिंग कैपेसिटी ऐसा कुछ तो फंडा इसमें है ही नहीं। समझ आ रही है बात? आई होप ये पूरा पॉपुलेशन आपको क्लियर हुआ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ केयरफुली इसको रीड करना है। इस पूरे में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू really understood this video, please hit the like button, subscribe and share this channel. Thank you so much guys for watching this video.